तो आई एम सुप्रीम की इस एपिसोड की शुरुआत में हाओलियन कहता है कि वाइस कैप्टन यांग घबराओ मत। और उसने अपने फिस्ट को वाइस कैप्टन यांग के छाती के आर पर कर दिया होता है। और हाओलियन कहता है कि एक बार आप आराम से सो जाएं, उसके बाद आपको किसी भी बात का ना तो डर रहेगा ना घबराहट। और यांग तिरछी नज़र से हाओलियन की ओर देखते हुए और कहराते हुए कहता है कि डैम इट, इस तरह की डेथ, ये स्टूपिड डेथ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वह अपने दांत से अपने ओंठ को किसी तरह से काटते हुए और दर्द को सहते हुए कहता है, तुम सभी लोग कहाँ हो। और वह बहुत ही कस के चिल्लाते हुए आखिरी शब्द में कहता है कि हाओलियन यहाँ पर है, हाओलियन इज़ हियर, जल्दी आओ। और हम देखते हैं इसके इसी चीख के साथ उस जो टनल होती है वहाँ पर यह आवाज़ पूरी तरह से गूंज जाती है। और यह इस बंदे के आखिरी शब्द होते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। और इसी के साथ हम देखते हैं वह ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और हाओलियन पीछे की ओर पलट कर जाते हुए कहता है कि आपको एक सम्मानित व्यक्ति माना जा सकता है जो इतने दर्द में भी आखिरी समय में अपने दोस्तों के लिए कुछ हिंट देकर जा रहा है। आज मेरा दिमाग सचमुच में गड़बड़ चल रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और इधर वह उन चूहों की ओर देख रहा होता है जो कि उसके हाथ में होते हैं। और वह उनसे कहता है कि तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने अपना सोल गार्ड कवच भी खो दिया है जो मेरे मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा था। वह एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो मेरे मास्टर के यादों के तौर पर एक चीज़ रखी हुई थी। अगर मुझे पता होता कि इस हेवन एंड अर्थ के इस मजाकिया नियम को समझने के लिए इस तरह की जहमत उठानी होगी, मुसीबत उठानी होगी, आखिर किसे मार्शल सोवरेन बनने की ज़रूरत है, इतनी लापरवाही वाले काम। और वह उन चीज़ों को छोड़ते हुए कहता है कि उन स्नेक और चूहों को छोड़ते हुए कहता है कि चैन, आखिरकार जब तुम मुझे मिलोगे। और हम देखते हुए चूहे वहाँ से जाते हैं और आखिरी बार उसे पलट कर देखते हैं। और हाओलियन भी इधर थोड़ा सा शायद जख्मी है कि क्या है पता नहीं, वो अपने ओंठ को पोंछते हुए कहता है कि जब मैं एक मार्शल सोवरेन बन जाऊंगा उस वक्त मैं तुम्हें खोजकर इस हेवन के लिए एक पहला तोहफा के रूप में तुम्हें बलि दूंगा, तुम्हारा चढ़ावा चढ़ाऊंगा। उस टोपी वाले बंदे को कह रहा होता है। और हम देखते हैं इधर वह बंदा आते हुए कह रहा होता है, वेट हाओलियन, रुक जाओ। और हम देख रहे हैं वह चिल्लाते हुए हाओलियन की ओर बढ़ रहा होता है, कहता है कि आइए देखें इस बार कि तुम कहाँ भागते हो, इस बार तुम बच के नहीं जा पाओगे। और हाओलियन के देखते हैं जिसके आगे वो सभी सोल डिवावरिंग रेड मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और वे सभी आगे बढ़कर उस टनल में उन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं वो रेड्स। या देखकर वह कहता है, नहीं, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये डीमन, आखिरकार ये सब यहाँ पे कैसे आ गए हैं, तुम सब आज यहाँ पर मर जाओगे। और हम देखते हुए उसी तरह रेड्स को मारने लगते हैं। और फिर वे जब उन सभी चूहों को मारकर बाहर की ओर निकलते हैं तो उनमें से वह कहता है कि हाओलियन, अगर तुम में हिम्मत है तो भागना बंद करो। और दूसरा कहता है कि मैं अब इसे इस स्थान पर या फिर किसी और स्थान पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, वह यहाँ से जा चुका है। यह सुनकर यह टोपी वाला कहता है, चैन, कि डैम इट, वह बच्चा यहाँ पर सोल डिवावरिंग चूहों को कैसे बुला सकता है, उसमें ऐसी शक्ति कब आ गई। हम इतने सालों से लड़ रहे हैं और मुझे अभी पता चल रहा है कि उसमें और मुझ में कितना ज़्यादा गैप बन चुका है। और हम देखते हैं कि वह सामने की ओर एक सीनरी को देख रहा होता है, यहाँ पर लिटिल किंग गया था, उसी तरह का सीन होता है। और वह उसे देखकर कहता है, आखिरकार यह कौन सी जगह होगी, वह क्षेत्र बहुत ही अजीब लग रहा है। जैसे जैसे हम हाओलियन का पीछा करने के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस रास्ते में आध्यात्मिक की वाई और भी अधिक घनी होती जा रही है और इस दिशा में आध्यात्मिक की वाई और भी तीव्र तरीके से बढ़ती जा रही है। आखिरकार वह बच्चा किस दिशा में होना चाहिए, हम उसका कैसे पता करें। और वे कहते हैं कि लेट्स गो, चलो हमें आगे बढ़ते रहना होगा, रुकना नहीं है। और हम देखते हुए लोग जहाँ से जा रहे होते हैं वहाँ पर एक अजीब तरह से जिग जैग करके पोर्टल ओपन होता है। और वहाँ से एक समुराई टाइप में बंदा निकलता है। वह कहता है कि क्या रेड किंग को कुछ हुआ है, इन सोल डिवावरिंग चूहों के साथ आखिर क्या चल रहा है, हाओलियन का पीछा यहाँ पर किया जा रहा है, क्या मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। और फिर वह कहता है कि कोई बात नहीं, हेवन ने मुझे उसे बचाने के लिए कोई इशारा नहीं किया है, तो मुझे इसे भाग्य का विरोध ना करके उसे जाने देना चाहिए। और वह उस जहाँ से आया होता है उसी पोर्टल को वापस बंद करके वहाँ से जाते हुए अपने फोल को छोड़ते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि मैं देखूं कि अन्य गिल्ड्स आखिरकार कैसे और कैसा काम कर रही हैं, स्पेशल रूप से एम्पेरियल पवेलियन। हमें ओल्ड बुढ़ों के, ओल्ड एल्डरों के इन समस्याओं को हल करने के लिए उनके साथ थोड़ा अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा समय बीतता है और हमें किसी और एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टाइगर बैटलशिप को देखते हैं। और वहाँ पर कैट गर्ल ने अपने बैरियर को लगा रखा होता है, फिर भी वहाँ चूहे अटैक किए जा रहे होते हैं। और इधर हम मिस्टर लू यू को देखते हैं जो फॉक्समैन है, और उसके हाथ को हम देखते हैं जो कटा होता है वह धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा होता है। हड्डियाँ बन रही होती हैं, उंगलियाँ बन रही होती है और उनमें चमड़ियाँ धीरे धीरे करके लग रही होती हैं। और उसे हमें थोड़ा सा दूर से दिखाया जाता है कि वह दर्द को फील करते हुए अपने हाथों को रिकवर कर रहा होता है। और वह
वो इस चीज़ को रिकवर करते हुए काफ़ी थक जाता है, हाँफने लगता है, कहता कि मैं अब ठीक हूँ। और इधर टेंजी अपने मन में कहता है बस उसने कुछ बोतल ब्लड्स को पिया और उसने अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया। यह टेक्निक बहुत ही भयानक है। और इधर लेडी बॉय कह रहा था नहीं, यह तो काफ़ी बेटर है। और फॉक्समैन कहता है कि लॉर्ड ली, आप इस ड्रम को कब तक बजाना जारी रख सकती हैं? आपके पास क्या प्रॉपर तौर पे पावर्स बची हुई हैं? यह सुनकर कैटगर्ल कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उन्हें पीछे हटाने के लिए ज़बरदस्ती ध्वनि तरंगों का प्रयोग नहीं किया है। मैंने केवल उन साउंड्स को, उन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को कैद कर दिया है, एक तरह से परफेक्ट तौर पे रिकॉर्डर सेट कर दिया है जिसमें ये चूहे सबसे अधिक डरते हैं। उस तरह की साउंड यहाँ पर बजती रहेगी और इससे मेरी किवाई भी बहुत ही कम मात्रा में खर्च होगी। और हम देखते हैं कैटगर्ल थोड़ी सी हाँफ रही होती है, इसलिए भी थक चुकी है और वह कहती है मुझे चिंता इस बात की है कि हमारी वर्तमान स्थिति में हम शाश्वत बहार ट्री को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें आगे क्या करना चाहिए? और इधर टेंजी को हम देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सलाह देना चाहता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ वह आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे एब्जॉर्प्शन के अनुसार आप तो स्टार मून अलायंस रियलम के अब हैं नहीं, अब वहाँ से निकल चुके हैं। यह सुनकर कैटगर्ल कहती है आखिरकार तुम्हारा कहने की क्या बात है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्लियरली कहो। यह सुनकर वह कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि क्योंकि आप सभी स्टार मून रियलम क्षेत्र से निकल चुके हैं इसलिए ऐसा लगता है कि आप इस स्थिति में बेघर हो चुके हैं। मेरा फोर एक्सट्रीमली सेक्ट में शामिल क्यों नहीं हो जाते हैं? इससे मेरी स्थिति और मेरे पद में निश्चित रूप से आपको काफ़ी प्रभावित तौर पर बढ़ावा मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह सुनकर लुओ कहता है कि क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम तुम्हारा अनुसरण करें, मतलब कि एक तरह से तुम्हारे फॉलोवर बन जाएं और तुम्हारे पीछे पीछे चलें और व्यापार करें? यह सुनकर वह कहता है कि आप सभी शायद व्यापारी गठबंधन को काफ़ी हल्के में ले रहे हैं, उसे बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी गठबंधन जो है हमारा, वह 7 प्रमुख शक्तिशाली जो सेक्ट हैं उनमें से भी कि उन्हीं में से गिना चुना आता है। और यदि पूरी तौर पर आपकी सहायता मिल जाती है तो एक दिन हमारा गठबंधन एकजुट होकर इन 7 प्रमुख ताकतों से आगे तो निकलेगा ही और इन होली क्षेत्रों से कई गुना आगे बढ़ने के साथ साथ एक समुद्र जितना शक्तिशाली ही बन जाएगा। यह बिल्कुल पूरी तरह से संभव है। यह सुनकर फॉक्समैन कहता है कि तो तुम्हारा फोर एक्सट्रीमली सेक्ट की इतनी महान महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं? यह सुनकर टेंजी कहता है हाँ, तो इसमें क्या बुरा है? आखिरकार व्यापारी गठबंधन में कौन सी शक्ति टॉप पर नहीं रहना चाहती है? हर व्यापारी गठबंधन मतलब कि हर एक ग्रुप अपने आप को और भी पावरफुल बनाना चाहता है, इसमें गलत क्या है? और टेंजी कूल तरीके से और अपना लंबी लंबी बातें फेंकते हुए कहता है कि आप सभी में जो असीमित ताकत है और यदि आप मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएं तो त्यानु क्षेत्र में हमारे जितना भविष्य में कोई भी पावरफुल नहीं रह पाएगा आपकी और हमारे मिलने के बाद। और इधर हम लेडी बॉय को देखते हैं जो उसे चिपक कर रहा होता है कि मुझे त्यानु क्षेत्र नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए क्यूटी प्यारे। और हम देखते हैं सुनकर टेंजी उसे धकेलते हुए कहता है कि ओए मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और इधर यह कैटगर्ल कह रही होती है कि तुम लोग इधर उधर घूमना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर हम देखते हैं लुओ कहता है कि कैटगर्ल से तो हमें क्या करना चाहिए अभी की स्थिति में। और कैटगर्ल खांसते हुए और कुछ सोचते हुए कहती है कि चलो सबसे पहले हम आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और सभी को रिकवर करने के बाद इस पर कोई सुझाव दिया जाएगा। और फिर लुओ को हम देखते हैं जो एक बोतल की ओर देख रहा होता है, अपने मन में कहता है कि मेरी ताकत अभी काफ़ी नहीं है अपने ग्रुप को सपोर्ट देने के लिए, क्या मुझे यह चीज़ अभी कर लेनी चाहिए? और यह देखकर कैटगर्ल कहती है एक मिनट, आखिरकार ये क्या है? यह जो ब्लड है यह 9 हेवनली रियलम के मार्शल सोवरेन की है ना? क्या तुमने जिस ब्लड का उपयोग किया अभी थोड़ी देर पहले जो ब्लड पिया, क्या वो या वही था? यह सुनकर लुओ कहता है कि नहीं, मेरे पास जो बोतल है ब्लड की इसमें 9 हेवनली सोवरेन का ब्लड एसेंस है और वह केवल यही एकमात्र बोतल है। और इस छोटी सी बोतल को रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम सोवरेन लेवल में पहुंचना होगा और यह एक जीवित सोवरेन का ब्लड एसेंस है। और यह सुनकर टेंजी बहुत ही हैरान हो जाता है और उस बोतल की ओर देखते हुए कहता है कि एक मिनट, आखिरकार इसमें ब्लड एसेंस है जो कि बहुत ही पावरफुल व्यक्ति का है और वो भी कोई मरा हुआ नहीं, जिंदे व्यक्ति के जो मार्शल सोवरेन के 9th रियलम में मौजूद था उसका ब्लड एसेंस है। आखिरकार इसने उसे निकाला कैसे होगा? और कैटगर्ल कहती है तो यह ब्लड आखिरकार, और इधर लुओ निराश होते हुए उदास होते हुए बताता है कि यह जो ब्लड है वह मेरे मास्टर का ब्लड है। और यह सुनकर कैटगर्ल उससे कहती है ऐसी स्थिति में आप इसे अभी भी बचा कर रखे हैं, क्या आप इसे अपने शरीर पर प्रयोग करना चाहते हैं? लेकिन इसे झेल पाना, रिफाइन कर पाना आसान नहीं है, इससे आप पर एक विपरीत परिणाम भी मिल
सकता है, आपको एक विपरीत झटका भी पड़ सकता है आपकी बॉडी के साथ। यह चीज़ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसका उपयोग करने से आप काफ़ी घायल भी हो सकते हैं। और तभी इन तक सांग की आवाज़ आती है कि, और वह सांग जो होता है वो लेडी बॉय की तरह इशारा करते हुए कहता है, वास्तव में आप उसका खून चक्कर देख सकते हैं। यह सुनकर लेडी बॉय अपनी ओर इशारा कर रहा होता है और इधर ये दोनों कहते हैं कि लॉर्ड सांग, आखिरकार आप जग गए। और हम देखते हैं इधर सांग बता रहा होता है लेडी बॉय की ओर इशारा करते हुए कि उसका जो बॉडी है, उसकी बॉडी में हमारे डीमन रेस का एसेंस छुपा हुआ है और उसके पास हमारा मदर सोर्स भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वह खून इसे पिला दो और फिर इसके परिणाम के अनुसार हम देखेंगे और इसके ब्लड को ले लेंगे, इसके ब्लड को पी लेंगे जब हमें आवश्यकता पड़ेगी। यह सुनकर लेडी बॉय काफ़ी घबरा जाता है, कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इस तरह के खेल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा जो ब्लड है वह पॉइजनस हो सकता है? या तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं मंकी बॉय उधर आता है और अपने हाथ से लेडी बॉय को मारने जा रहा होता है और वह कहता है कि अभी अभी हमारे खिलाफ तुमने फाइट की थी और दुश्मनों का मिलकर सहायता किया था। मैंने तो उसका बदला भी तुमसे लिया ही नहीं है, उसका हिसाब किताब लिया ही नहीं है। यह सुनकर वह घबरा जाता है और हम देखते हैं कि मंकी मैन का एक हाथ एक चॉप अटैक कस के उसके गर्दन पर लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वहीं पर वह झुककर गिरने लगता है, कराने लगता है, गड़बड़ाने लगता है। और इधर लुओ अपने पास एक अजीब तरह के आर्टिफैक्ट को निकालता है जिसके पंजे होते हैं और वह सीधे जाकर उस लेडी बॉय के गर्दन पर लग जाते हैं। और हम देखते हैं वह जो पाइप लगा होता है उसके गर्दन से, उसमें उस ब्लड को फ्लो कर दिया जाता है और इधर लुओ उसके शरीर के अंदर उस ब्लड को भेजे ही जा रहा होता है। और इधर मिस्टर सांग कह रहे होते हैं कि उसे मरने मत देना, उसे किसी तरह से मार मत देना, हम उसे जीवित रख सकते हैं और धीरे धीरे उसका खून उसके शरीर से निकाल सकते हैं। और हम देखते हैं इधर लेडी बॉय पूरा ज़मीन पर लेट चुका होता है और उसके बॉडी में उस ब्लड के जाने के बाद बहुत ही अजीब रिएक्शन लग रहे होते हैं, मानो जैसे उसके शरीर से ब्लड निकाल लिया गया है या डाल लिया गया है। इसका शक्ल को देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है। और नीचे राइटर भी कहता है कि भयानक रक्त शोधक मिस्टर यू, टेरिफाइंग ब्लड रिफाइनर मिस्टर लू यू। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट।